रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है? एक बाउंड्री है जो दो मीडिया को सेपरेट करती है, इधर मीडियम 1 इधर मीडियम 2, ठीक है। अब अगर यहाँ एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सपोज ओ, इसको हमने बोल दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट रे है और ये है नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट रे इस बाउंड्री को पार करके, इसको पेनिट्रेट करके सरफेस को नेक्स्ट मीडियम में चली जाएगी, देन इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो जब नेक्स्ट मीडियम में जाती है तो लाइट रे का पाथ चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी अभी इस डॉटेड लाइन वाले पाथ पर आ रही थी, इसका पाथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल से दूर भी जा सकता है, जैसे यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, इस फॉलोइंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अपने पाथ से लाइट रे हट जाएगी, डेविएट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। बहुत से बच्चे इसको बोल देते हैं बेंडिंग, बेंडिंग नहीं है, इसको डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। बेंडिंग कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को ऐसे मोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग, दिस इज कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम द पाथ। तो डेविएशन इधर जाने से भी हो सकता है और इधर जाने, मतलब इधर भी जा सकती थी लाइट रे, ऐसे भी हो सकता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों डिफरेंट होंगे। रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते थे। जितना एंगल नॉर्मल से इंसिडेंट लाइट रे का होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड लाइट रे का होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल नॉट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों अलग अलग होंगे। पहली बात रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये दोनों मीडियम कौन से थे। इन मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों मीडिया की एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। उस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि दोनों में से बड़ा कौन होगा। यानी यहाँ जो डेविएशन हुआ है रिफ्रैक्टेड लाइट रे का, वो किस तरफ होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, ठीक है। ये भी 10th क्लास में पढ़ा है, रिफ्लेक्शन भी थोड़ा बहुत तो 10th क्लास में था ही। तो यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे था, वहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। नॉर्मल इंसिडेंट लाइट रे एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऑल विल बी इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में जा रहे होंगे, ऐसा इसका मतलब है। एक ही प्लेन मतलब एक ही फ्लाइट में, एक प्लेन में होंगे, ठीक है। ये सरफेस एक ही सरफेस में होंगे। वैसे ही एंगल ऑफ इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि नॉर्मल इंसिडेंट लाइट रे रिफ्रैक्टेड लाइट रे ऑल विल बी इन द सेम प्लेन, ठीक है। और एंगल के बारे में क्या रिलेशन है, वहाँ तो था कि इक्वल होगा, यहाँ पर क्या रिलेशन है, इक्वल नहीं होगा बट फिर भी कुछ तो रिलेशन होगा, दैट रिलेशन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका रेशियो हमेशा ही कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। RI का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि साइन आई और साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, मतलब दुनिया के कोई भी दो मीडिया होंगे उनके लिए सेम वैल्यू होगी, नहीं, इस पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट होगा। सपोज इधर हमने लिया है, इधर ले लिया मान लो हमने वाटर और इधर ले लिया एयर, ठीक है। तो वाटर और एयर का जो पेयर है, इस पेयर के लिए साइन आई बाई साइन आर कॉन्स्टेंट होगा। आई कितना भी हो, यानी इंसिडेंट लाइट रे अभी इस एंगल पे आ रहा है, फिर मान लो किसी बड़े एंगल पर आया, तो इधर भी आर की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट होगी कि साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। इसके लिए सिंबल, अब इतनी बड़ी कथा तो नहीं लिखेंगे, हमेशा सिंबल यूज करते हैं। ये सिंबल हमारे NCERT बुक में यूज किया जाता है N21, ठीक है। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा होता है,
या म्यू भी यूज किया जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, हमारे बुक में ये वाला सिंबल यूज किया गया है N21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन आई और साइन आर की वैल्यू तो चेंजेबल है, आई की वैल्यू कुछ और होगी, उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बट इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे डिसाइड की जाएगी? ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है वो हमें यहाँ पढ़ना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे रे ऑप्टिक्स में जब तक हम पढ़ेंगे बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम आएगा, और इसी पर बेस्ड है सारा कुछ। बिकॉज रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट है। इट मीन्स लाइट रे का पाथ चेंज हो जाता है, अब कितना चेंज होगा दैट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्शन का मतलब है सारा कुछ इसी पर बेस्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, कुछ कॉपी में लिखते रहा करो बीच बीच में, तो उससे अटेंटिवनेस बनी रहती है, अटेंशन रहता है। कॉपी करने के लिए मत लिखो, बट फिर भी जैसे डायग्राम बनाए तो खुद से बना के देखो तो समझ में आएगा। कई बार होता है देखने से लगता है कि यहाँ बहुत ईजी है, बन जाएगा, बट एग्जाम में बनाते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए भले ही कॉपी मत करो, बट अपना प्रैक्टिस में जो चीज़ लगे कि हाँ तुम्हें याद करना है तो एक बार लिखो, लिखने से याद हो जाता है। जैसे साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाने के लिए कोई रूल्स तो होते नहीं है, बट हमें पता है। सपोज तुमने कभी साइकिल नहीं चलाई जिंदगी में, तो भी तुम्हें पता है कैसे चलती है। सीट पे बैठ जाओ और ऐसे पैडल मारने लगो, चलने लगेगी। बट जब चलाओगे तो क्या होगा? पहली बार जब साइकिल चलाओगे तुमने रूल फॉलो किया ना, सीट पे बैठे पैडल मारा और गिर गए। क्यों गिर गए? बिकॉज तुम्हें रूल्स पता थे, बट तुमने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस का मतलब होता है जब हम मेमोरी को कन्वर्ट कर देते हैं मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी मीन्स अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके जब हम मोशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोटर एक्टिविटी। तो मोटर एक्टिविटी क्या होती है? जो माइंड में मेमोरी है वो मोटर एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी होता है, जब हमें कोई चीज़ याद करनी है उसको हम बार बार लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हो तो तुम्हें क्या स्पेलिंग के बारे में सोचना पड़ता है? कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो अलग बात है, अदरवाइज नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं कभी सोचना नहीं पड़ता है, बस पेन अपने आप चलते जाता है। क्यों? बिकॉज मेमोरी मोटर एक्टिविटी में कन्वर्ट हो चुकी है, अब तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, अपने आप से होता है। शुरू में साइकिल चलाते हैं, सामने टर्निंग आ रहा है तो सोचना पड़ता है, अभी पहले ब्रेक लगाओ, स्पीड कम करो, उसके बाद इतना हैंडल मोड़ना है, ज़्यादा मोड़ दिया तो गिर जाएंगे, टाइम से नहीं मुड़ा तो दूसरी गाड़ी से टकरा जाएंगे। फिर बाद में क्या होता है? सोच के करते हो क्या? टर्निंग आ रही है अब ब्रेक लगाना है, ऐसा सोचते नहीं, अपने आप से हो जाता है। सेम चीज़ पढ़ाई लिखाई में भी होता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को बहुत बार तो अपने आप हो जाता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए। तो तुम्हें कोई भी चीज़ याद करनी है तो उसको लिखो। ठीक है, तो तुम्हारा सिर्फ यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ तक मेमोरी एक्सटेंड हो जाएगी, यहाँ तक मेमोरी हो जाएगी फिंगर टिप्स तक। ठीक है, तो कॉपी करने की टेंशन मत लो, अगर कुछ छूट भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम तुम्हें कोई नोट्स नहीं लिखवा रहे हैं, बस डायग्राम है, बना के देखो, प्रैक्टिस होगी। इसको लिख के देखो, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है, ये हमेशा याद है। यानी जिस मीडियम में लाइट रे बाद में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, जिससे लाइट इंसिडेंट हो रही। तो क्या डेफिनेशन है? वो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। देखो ध्यान से याद करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेकेंड मीडियम का है, बट न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ये बात याद रखना, ये उल्टा नहीं होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, सॉरी, उसकी लाइट, उसकी स्पीड को डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, समझ में आया? सिंबॉलिकली लिख सकते हैं v1 बाय v2, n21। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। तो इसको हम पहला पॉइंट मान लेते हैं। अब दूसरा,
तो अब अगर हम स्नेल्स लॉ से इसको एसोसिएट कर दें तो क्या मिलेगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n/1। ये तो हमने पहले भी लिखा था, अब इसका मीनिंग भी हमें पता चल गया, v1 बाय v2। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि r बड़ा होगा या r i से छोटा होगा, यहाँ से पता चल जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम में फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम है, इसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आती है, रेयरर एंड डेंसर मीडियम। रेयरर एंड डेंसर मीडियम का क्या मतलब है? डेंसिटी का मतलब हमने पढ़ा था छोटे क्लासेस में। डेंसिटी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब सपोज तुम्हें एक ग्लास का ब्लॉक दे दिया गया, कांच का सॉलिड पीस, ठीक है, और एक दे दिया गया उतना ही बड़ा, सपोज कॉटन का पीस दे दिया गया, वैसे स्क्वायर शेप का मान लो कॉटन का पीस दे दिया। ठीक है, दोनों में से डेंस कौन है? ग्लास का ब्लॉक डेंस है या फिर कॉटन का उतने ही साइज का, हमें कॉटन यानी रुई का एक टुकड़ा दे दिया गया, कौन ज्यादा डेंस है? कॉटन ज्यादा डेंस है या ग्लास? तो आंसर मिक्स्ड मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं मिक्स? क्योंकि दोनों जो लोग बोल रहे हैं कि कॉटन डेंस है वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, और जो बोल रहे हैं कि ग्लास डेंस है वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? यहाँ जो डेंसिटी लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड मास डेंसिटी, यानी मटेरियल की डेंसिटी। ठीक है, मटेरियल की डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ग्लास की या कॉटन की? ग्लास की ज्यादा है। ग्लास के यूनिट वॉल्यूम का मास ज्यादा होता है। अगर उतने ही साइज का कॉटन लेंगे उतने ही साइज का ग्लास लेंगे तो ग्लास का मास ज्यादा होगा। ठीक है, बट यहाँ पर रेयरर और डेंसर का मतलब है ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर। ठीक है, अब ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर अगर हम सोचें तो इसका मतलब है कि जिस मीडियम में लाइट आसानी से पास हो जाती है दैट इज ऑप्टिकली रेयरर, और जिस मीडियम में लाइट आसानी से पास नहीं होती है कंपैरेटिवली या पास नहीं भी हो पाती, जिसको जैसे हम ओपेक मीडियम बोलते हैं या ट्रांसलूसेंट, जिसमें लाइट पास नहीं होती, तो ऐसे मीडियम का मतलब है कि वो ऑप्टिकली डेंसर है, उसके अंदर से लाइट पास नहीं हो पा रही। तो अब बताओ ग्लास डेंसर है या कॉटन? तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, मतलब पूछना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में, मास डेंसिटी पूछ रहे हैं या ऑप्टिकल डेंसिटी पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें देन कॉटन इज डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर देन ग्लास। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मास डेंसिटी, अभी ये जो हमने एग्जांपल पढ़ा है इससे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी का अपोजिट रिलेशन है। इस एग्जांपल से ऐसे ही लग रहा है कि रुई तो हल्की होती है बट वो ऑप्टिकली डेंसर है, मतलब मास डेंसिटी रुई की कम है बट ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। और ग्लास में क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है बट मास डेंसिटी ज़्यादा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये उल्टा ही रिलेशन हो हमेशा। ठीक है, मास डेंसिटी कम होने से ये डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं मिलता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इनफैक्ट दोनों का आपस में कोई रिलेशन है भी नहीं। ऑप्टिकल डेंसिटी इज रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करती है? किसी पर तो डिपेंड करती होगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करती है। तो स्पीड ऑफ लाइट, अब ये पिछले वाले चैप्टर से हमारा रिलेट हो जाता है। पिछले चैप्टर में पढ़ा था लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं। तो लाइट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब ये मीडियम के अंदर एंटर करते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम के अंदर गई तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो मीडियम के अंदर जो एटम्स हैं
उनके साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मीडियम का जो इंटरेक्शन होता है दैट इज डिटरमाइंड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या है? Permittivity of the medium is the property which determines how easily electric field can pass through it. और मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड मीडियम की जिस प्रॉपर्टी से डिटरमाइन होता है मैग्नेटिक फील्ड आसानी से पास होगा या नहीं, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, ठीक है। तो मीडियम की मास डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है परमिटिविटी और परमिएबिलिटी पर कि मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। समझ में आया? और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन देखोगे कोई भी क्वेश्चन में, थ्योरी में नहीं क्वेश्चन में देखना, तो तुम देखोगे कि जो इक्वेशन लिखते हैं ये वाली ई एक्स मान लो लिखा, ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन थी बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ये वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पीक वैल्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू से काफी बड़ी होती है। क्यों होती है? इनका रिलेशन तो याद होगा। मान लो वैक्यूम में जा रहे हैं तो ई नॉट बाय बी नॉट ये है। सी की वैल्यू तो पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ई इक्वल टू क्या आएगा? ई नॉट इक्वल टू क्या आएगा? सी इंटू बी। तो सी की वैल्यू देखो कितनी हाई है, तो सी मल्टीप्लाई होने से ई की वैल्यू हमें मिलती है, यानी ई इज मच मच ग्रेटर देन बी। तो स्पीड ऑफ लाइट जो डिटरमाइन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लेज मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ लाइट, यानी परमिटिविटी का ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम कॉल्ड परमिटिविटी। परमिएबिलिटी का इफेक्ट कम होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी कम है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर निकालोगे तो आएगा ई नॉट बाई सी। सी तो बहुत बड़ा है, सी से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो तुम क्वेश्चंस में भी देखना, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी ई नॉट और बी नॉट की, उसके कंपैरिजन से तुम्हें पता चल जाएगा कि बी नॉट काफ़ी छोटा है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। तो रेयर और डेंसर मीडियम का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक कांच का कोई बर्तन लेंगे, पानी पीने का ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास का ग्लास लिया, यही यही ऐसे ही बोलेंगे ना, ग्लास का ग्लास लो। स्टील का ग्लास लो, स्टील है बट वो ग्लास है, स्टील का ग्लास, और नाम ही ऐसे रखा गया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, अंग्रेजों ने नाम रखा है। ग्लास का ग्लास लो, हिंदी में बोलोगे तो कांच का कांच लो। खैर, तो एक हमने ग्लास का ग्लास लिया और उसके आर पार देखा तो हमें दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें मिल्क डालते हैं, या ऐसे सोचो कांच का ग्लास है उसको पूरा कांच से ही भर दिया जाए तो भी हमें दिखाई देगा आर पार। सॉलिड कांच का ग्लास लिया, ग्लास नहीं होगा, मतलब ग्लास के शेप का कांच ले लिया तो हमें आर पार दिखाई देगा, उसकी मास डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा, फिर भी दिखाई देगा। बट अगर हॉलो होता और उसमें मिल्क डाल देते तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, जबकि मिल्क डालने से वेट कम हुआ, यानी मास डेंसिटी कम है बट ऑप्टिकल डेंसिटी मिल्क की ज़्यादा है, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देता है। बट ये भी याद रहे हमेशा कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी का अपोजिट रिलेशन है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो रेयर डेंसर मीडियम समझ गए। अब देखो, तो रेयर मीडियम का मतलब क्या है? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, और डेंसर मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेटिवली कम होती है। ऐसे ही समझो, तुम्हें मान लो दौड़ते हुए जाना है, खाली मैदान है या रोड खाली है, तुम ज़्यादा स्पीड से जाओगे और मेले में घुस गए, अगर मेला आ गया बीच में दौड़ते दौड़ते, तो तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पे, सॉरी, तुम्हारी स्पीड वहाँ चेंज हो जाएगी। और दूसरी बात है, तुम्हारा रास्ता भी बदल जाएगा। खाली रोड में तो तुम सीधा जा सकते हो, सपोज तुमसे बोला एकदम सीधे चलते जाना है, लेकिन अगर मेले में घुस गए तो क्या सीधे जा सकोगे? तुम्हें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या हुआ कि एक जैसी, यहाँ से यहाँ तक एक जैसी डेंसिटी है, तो हमने एक रास्ता पकड़ लिया, उसमें जा रहे हैं। अगर फिर से मीडियम चेंज हो गया, यहाँ तक आए, मेला खत्म हो गया, लेकिन आगे पानी भरा हुआ है,
बाढ़ आई हुई है यहाँ पे, या पूरा रेत वाला रास्ता है, वहाँ पे स्पीड फिर से कुछ और हो जाएगी। सब जगह डिफरेंट मीडियम में तुम्हारी स्पीड डिफरेंट होगी। पहले तुम खाली मैदान में दौड़ रहे थे, फिर मेले में दौड़ रहे थे, अब रेत के मैदान में दौड़ रहे थे, ठीक है, फिर नदी आ गई, उसमें स्पीड ऑफ तुम्हारी स्पीड कुछ और हो जाएगी। वैसे ही लाइट का होगा, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होगी। तो रेयर डेंसर का मतलब समझ में आ गया। अब देखो, अब फिर से आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ये लिखा n21 इक्वल टू v1/v2, इसका मतलब क्या है बोलो? सिंबल में लिखा है, बट तुम्हें हमेशा बोलते हैं तुम्हें इस सिंबल याद नहीं करना। हाँ, यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब देखो, रेयरर का मतलब क्या हुआ? इफ मीडियम 1 is rarer than medium 2, इसका मतलब क्या होगा? V1 is greater than V2, V1 greater than V2 हुआ, तो फिर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम लिखेंगे तो क्या आएगा? V1 बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इट मीन्स n21 विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ से साइन आई और साइन आर का रिलेशन भी पता चलेगा, पता चल जाएगा कि आर बड़ा होगा आई से या छोटा होगा। तो ये हमें पता चल गया। तो हमने अब लिखा साइन आई बाय साइन आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। और साइन फंक्शन में एंगल जब बड़ा होता है तो साइन फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है। कॉस में उल्टा होता है, याद रखना। साइन में एंगल बढ़ने के साथ फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर साइन बड़ा है आई का तो आई भी आर से बड़ा होगा। कॉस में अगर होता तो उल्टा हो जाता, याद रहे, ठीक है। अगर मान लो स्नेल्स लॉ में कॉस होता नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए मान लो कॉस आई ग्रेटर देन कॉस आर लिखा होता तो आई लेस देन आर हो जाता, बिकॉज कॉस फंक्शन में एंगल बढ़ने से वैल्यू घट जाती है। बट यहाँ साइन है, इसका मतलब है कि आई इज ग्रेटर देन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। मतलब अगर मीडियम 1 रेयरर है और मीडियम 2 डेंसर है तो R विल बी लेस देन I। तो ये इंसिडेंट लाइट रे का पाथ था, यानी कि ये I था, तो R इससे कम होगा, यानी इस तरफ चला जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएशन होगा, ठीक है। और अगर मीडियम 2 डेंसर होता तो इसका उल्टा हो जाता। मीडियम 2 तो डेंसर लिया था। इफ मीडियम 1 इज डेंसर, इफ मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 2। डेंसर का मतलब है कि V1 विल बी लेस देन V2। तो साइन आई बाई साइन आर करोगे, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालोगे V1 बाई V2 से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लेस देन 1। तो लेस देन 1 हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। साइन आई विल बी लेस देन साइन आर, आई विल बी लेस देन आर, यानी कि आर आई से बड़ा हो जाएगा। तो नॉर्मल से अवे डेविएशन होगा। ये लाइट रे का पाथ था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था। आर विल बी ग्रेटर देन आई, यानी नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो बचपन में तुमने याद किया था 10th क्लास में कि डेंसर से रेयरर जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, और रेयरर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। क्यों जाएगा ये पता चल गया। ये स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है कि स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में ज़्यादा है, कौन से मीडियम में कम है। ऐसे याद कर लो, नॉर्मल है मान लो पेरेंट और लाइट है मान लो बच्चा, दोनों मेले में घूमने गए तो क्या होगा? अगर भीड़ ज़्यादा है मेले में, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा है, तो बच्चा पेरेंट के पास पास रहेगा, हाथ पकड़ के घूमेगा। फिर आगे चले गए जहाँ मेला खत्म हो गया, पूरा मैदान है, तो पेरेंट भी बच्चे को छोड़ देगा, जाओ घूमो जहाँ भी घूमना है। तो वो नॉर्मल से दूर जा के घूमेगा, इधर उधर, इधर उधर नहीं जाएगा, हालांकि सीधे रास्ते में जाएगा। और अगर उसका उल्टा हो, पहले मेले में थे, सॉरी पहले खाली जगह में थे तो अपना दूर दूर जाने दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जब मेले में आ जाएंगे भीड़ में तो उसको पकड़ लेंगे, अपने पास ले आएंगे, ठीक है। नॉर्मल है
पेरेंट और लाइट है बच्चा। अब नेक्स्ट पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिलेटेड, कई जगह तुमने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऐसे लिखा हुआ है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे अभी हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन करता है। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है कंपैरिजन। ठीक है, जैसे हम किसी का रेस्पेक्ट करते हैं अपने से बड़ों का, तो हम कंपैरिजन ही तो करते हैं, ये हमसे बड़े हैं इसलिए हम इनका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, हमसे बड़े हैं मतलब कंपैरिजन हो गया। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का मतलब है हम स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ लिखा स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बट किसके रेस्पेक्ट में वो तो लिखा नहीं है, यहाँ भी नहीं लिखा किसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू नथिंग, कुछ लिखा ही नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? नथिंग, यानी कि वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सिर्फ लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, छोटे क्लासेस में, अभी तुम 12th में छोटा ही क्लास है, वैक्यूम को स्कूल में सबसे बड़ा है बट वैसे तो छोटा ही है। अभी तो तुम्हारी पढ़ाई शुरू हुई है, इतने दिन से क्या हो रहा था? फिर इतने दिन से हो रहा था पढ़ाई करने की तैयारी। अभी ये भी तैयारी है, 11th 12th की तैयारी होती है, जब हायर क्लासेस में जाते हैं तब असली पढ़ाई शुरू होती है। मान लो तुम साइंस पढ़ोगे फ्यूचर में, तो ये तो सब ABC है खाली। 11th 12th क्लास में तुम्हें साइंस के हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे दिया जाता है, इंट्रोडक्शन। फिर जब हायर क्लास में जाते हैं तब हम फिर धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बनते हैं ग्रेजुअली। इसीलिए 11th 12th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये तुम्हें हो सकता है अभी फील ना हो रहा हो, बट तुम्हारे जो सीनियर हैं, जो 4 साल 5 साल सीनियर होंगे, उनसे पूछना, या इमीडिएटली जो कॉलेज में होंगे पिछले साल, उनसे भी पूछना। अगर 11th 12th क्लास तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो काफ़ी आसान होता है हायर स्टडीज़। इवन तुम फ्यूचर में मान लो तुमने केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स छोड़ दिया, तो भी तुम्हें बार बार कहीं ना कहीं फिजिक्स के जो 11th 12th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो बार बार काम आएंगे, बार बार पूछा जाएगा। तुम्हें लगेगा अरे पढ़ा तो था, अगर ठीक से समझ लिया होता उस टाइम तो कितना आसान होता। और ये गलती ज़्यादातर लोगों की होती है, बहुत कम ही लोग रहते हैं जो 11th 12th ढंग से पढ़ते हैं। बट हम अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहे हैं, तुम भी दूसरे अपने फ्रेंड से सीनियर से पूछना, वो भी यही बात बोलेंगे। 11th 12th अगर कायदे से पढ़ा है तो तुमको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे तुम किसी भी फील्ड में जाओ। इवन साइंस छोड़ के आर्ट्स भी पढ़ोगे तो भी तुम्हें फायदा ही दिखेगा। पूछना किसी से, मेरी बात मत मानो, टीचर्स की बात जनरली नहीं मानते हैं, बट फ्रेंड्स की या अपने जो इमीडिएट सीनियर है उनसे पूछना। सो अगर ऐसा कहीं लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इट मीन्स इट विल बी विद रेस्पेक्ट टू नथिंग। नथिंग मतलब वैक्यूम। ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं का मतलब होता है वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखना है, कुछ नहीं यानी वैक्यूम, तो या तो यहाँ पे खाली छोड़ दो, ओनली NW लिख दिया, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और नथिंग। कई बार ऐसे जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो इंडिकेट्स नथिंग और वैक्यूम, या सिंपली NW भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये था ना V1/V2। V1 मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? V2 की जगह VW। और यहाँ पे क्या है? विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी यहाँ पे लिख सकते हो 0 V0। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इंडिकेटेड पॉपुलरली एज C, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को मान लो V, या VW भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो क्या हो जाएगा? C/VG। समझ में आया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल गिव अस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। समझ में आ गया? तो हमेशा याद रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है, दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर करता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर लिखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं, तो अंडरस्टूड होगा कि वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ही होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो कोई ना कोई मीडियम जरूर लिखा होगा। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज,
अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आएगा डिवाइड करने से। इधर क्या आ जाएगा? C बाय VW डिवाइडेड बाय C बाय VG। क्या आ जाएगा? VG बाय VW। VG बाय VW का मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, हुआ ना? अब ये और ये आपस में रिलेट हो गए तो क्या आया? NWG इज इक्वल टू NW बाय NG। स्पीड ऑफ लाइट भी यहाँ पे साथ में लिख लो तो याद रखना इजी होगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो स्पीड में तो उल्टा लिखा जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिनोमिनेटर में आएगा। स्पीड अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में ही लिखा है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो न्यूमरेटर में, जिसके रेस्पेक्ट में वो डिनोमिनेटर में। ये सब बातें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी और लिख कर देखना, बिना देखे लिखना इसको। अभी समझ लो, बाद में खुद से लिख कर देखना तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। हो सकता है गलत हो एक दो बार में, उसके लिए कोई बात नहीं। साइकिल चलाना सीखेंगे तो गिरेंगे भी शुरू में। ऐसा कोई हुआ आज तक जो बिना गिरे सीख गया हो? पेरेंट्स पीछे पीछे दौड़ रहा हो वो अलग बात है, बट फिर भी गिरे होंगे, सीखते टाइम जरूर गिरे होंगे। तो गलत होना वही चीज़ है, गिरते हैं, कई बार गिरते हैं फिर सीख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोला है, पूरी बात नहीं बोली, तो अंडरस्टूड है कि आगे क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बता सकते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी बता सकते हैं। क्या करना होगा? सिर्फ रेसिप्रोकल करना होगा। यानी कि अगर NW विद रिस्पेक्ट टू G, ये है ना, NW विद रिस्पेक्ट टू G इक्वल टू क्या है? NW बाय NG। अगर NG विद रिस्पेक्ट टू W लिखना होता तो NG बाय NW हो जाता। ठीक है, सिंपल है। इससे एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखो इंपॉर्टेंट है ये, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है? रे ऑप्टिक्स में डायग्राम और कैलकुलेशन बिल्कुल आपस में बोलना चाहिए इंटरमिक्स्ड है। दोनों का एक के बाद दूसरे का नाम आना ही है, दोनों एक साथ मिक्स्ड हैं, एकदम अलग अलग नहीं है। अब देखो इसको हम डायग्राम से समझते हैं और पता चल जाएगा इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का ये कंक्लूजन है क्यों है। सपोज हमने ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया, जैसे यहाँ ग्लास और वाटर है वैसे ही ले लो। इधर मान लो ले लिया वाटर, ऐसे वाटर लिखा है, गंदा वाटर है, इधर ग्लास। ठीक है, ये नॉर्मल बना लिया, ये हमारा इंसिडेंट लाइट रे हो गया। ठीक है, ये आई हो गया, और इधर वाटर है इधर ग्लास है, तो क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? कौन ज्यादा डेंस है, वाटर और ग्लास में? ऑप्टिकली डेंस, ऑब्वियसली ग्लास इज डेंसर देन वाटर, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। ये हो गया R। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी नाम से ही पता चल रहा होगा। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है अगर हम रिवर्स कर दें इसको, लाइट के डायरेक्शन को। मतलब पहले ये हमारा इंसिडेंट लाइट था और ये रिफ्रैक्टेड था, अगर उल्टा कर दें, वाटर से ग्लास में लाइट जाने की बजाय हम ग्लास से वाटर में ले जाएं, जैसे अभी था ना हमारा ग्लास का ब्लॉक, बीच में ब्लॉक रखा है, बीच में ब्लॉक रखा है और इधर बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, इधर मान लो बल्ब है और इधर से देखा जा रहा है। ठीक है, इधर से देख रहे हैं, तो यहाँ पर एयर से ग्लास में गया, फिर ग्लास से एयर में गया। समझ में आ रहा है? तो चेंज हो रहा है ना, पहले एयर से ग्लास फिर ग्लास से एयर। तो क्या होगा? तुमने 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा, ग्लास स्लैब वाला। उसमें क्या होता था, आई फिर पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर ग्लास के अंदर गया, वहाँ पे पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर ग्लास से जब बाहर निकलता है तो लास्ट में जो होता है यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस, ग्लास से जब वापस बाहर निकला तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होता है। क्यों होता है?
बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। वही हमें समझना है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है ये इंसिडेंट लाइट थी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था और ये रिफ्रैक्टेड लाइट थी। लेकिन अगर हम उल्टा कर देते, मान लो कि ग्लास से एयर की तरफ लाइट को लेके जाते, सेम एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो आई डैश बोल दिया, इधर से जाने वाले को आई डैश बोल दिया, फिर इधर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा इधर से जाने के लिए। समझ में आ गई बात। अगर हम लाइट का पाथ रिवर्स कर दें, वाटर से ग्लास में ले जाने की बजाय ग्लास से वाटर में लेके जाएं और उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस रखें जितना पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, तो इस तरफ जो नया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा यानी रिवर्स पाथ के लिए वो पहले वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, ये यहाँ से आया। देखो WG का मतलब हम ग्लास से वाटर में जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम लिखते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। WG का मतलब है पहले ग्लास में थे फिर वाटर में गए, तो ग्लास से वाटर में गए तो ये लिखा गया, या चलो स्पीड के टर्म्स में भी लिख लो, तो क्या लिखेंगे VG बाई VW, इधर क्या लिखेंगे VW बाई VG। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर वो तो सेम ही था, सिर्फ क्या हुआ रास्ता बदल देने से रेसिप्रोकल हो गया, तो जो I था वो R हो गया, जो R था वो I हो गया। समझ में आ गया। तो यहीं से निकला, नहीं समझ में आ रहा, ऐसे सिर पकड़ के परेशान से बैठी हो, लग रहा नहीं समझ आ रहा। तो इसी से आया एंगल ऑफ इसी से आया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो सेम रहेगी, ग्लास से वाटर में जाए या वाटर से ग्लास में जाए। ठीक है, तो आई थिंक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हो गए। नहीं, अभी और एक तो बाकी है, 1 मिनट भी बाकी है, एक पॉइंट और है वो भी बता देते हैं। देखो कई बार होता है मल्टीपल मीडिया होते हैं, 1 इधर मान लो मीडिया 2 और इधर मान लो मीडिया 3, ऐसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, 1 से 2 में लाइट जा रही है, फिर 2 से 3 में जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछने वाला क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। ये मान लो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, फिर यहाँ पे सपोज ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, रेयर डेंसर खुद से समझ जाओगे, इधर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, ये है सपोज ये R है, ये इधर I है, फिर ये इधर R है, तो हमें इनकी वैल्यूज पता लगाने के लिए कई बार बोला जाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हाउ दे आर रिलेटेड, they are related through refractive index, and refractive index is nothing but ratio of speed of light in the two given media। तो इसका मतलब है कि अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट पता हो तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन का रिलेशन बता सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पता हो तो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर लिखा तो क्या होगा N2 बाई N1। स्पीड के टर्म्स में लिखेंगे तो उल्टा होगा, जो पहले लिखा है वही यहाँ पे आएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 अगर लिखा तो क्या होगा N3 बाई N2। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, देखो क्या आएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने से, बोलो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, N3 बाई N1 आया। N3 बाई N1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि N21 मल्टीप्लाइड बाय, या ऐसे लिख लो, इंटरचेंज कर दे रहा है और कुछ नहीं है, N32 मल्टीप्लाइड विद N21 इज इक्वल टू N31। ठीक है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। देखो N32 N21, 2 गायब हो गया, 31 बच गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद है, n क्रॉस n इंटू n क्रॉस p, मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आएगा m क्रॉस p, बीच वाला n गायब हो जाएगा, सेम चीज़ है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट हो गया, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अटेंडेंस लिखो।